जबलपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। टेंट हाउस के गोडाउन में भीषण आग लगी है। अग्नि हादसे में टेंट का पूरा सामान जलकर खाक हुआ है। आतिशबाजी के चलते पटाखे से आग लगने की आशंका है। बता दें आपको, देर रात करीब 2 घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गोडाउन में डीजल होने की बात भी कही जा रही है। डीजल में आग लगने की वजह से आग बुझाने में परेशानी हुई। दमकल के करीब 1 दर्जन वाहनों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। शॉर्ट सर्किट या पटाखे के चलते आग की आशंका है। आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ। रहवासी इलाके में समय रहते अगर आग पर काबू नहीं पाया जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था। मौके पर दमकल कर्मी और भारी पुलिस बल समय रहते मौजूद रहे, मोर्चा संभाल लिया। गढ़ा थाना क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए प्रतीक हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रतीक, टेंट हाउस के गोडाउन में भीषण आग लगी है। आखिर किन्हीं कारणों से ये आग लगी और कितना नुकसान हुआ है, जानकारी? देखिए, आपको ऋतु बता दूं कि लगातार 20 दिनों के अंदर कई अग्नि हादसे जो हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं और कहीं ना कहीं अग्नि हादसों का मौसम से शुरू हो गया, ये हम कह सकते हैं। बहरहाल कल जो ये आग लगी है टेंट हाउस गोदाम में लगी है, जो कि गढ़ा क्षेत्र में संचालित था और संभवतः रात 1:30 बजे की आसपास की बात बताई जा रही है। जो अनुमान लगाया जा रहा है कि पटाखे लगातार जो हैं वो क्षेत्रीय वासी जला रहे थे। कुछ असामाजिक तत्व भी लगातार बड़े साउंड वाले पटाखे जला रहे थे, रॉकेट जला रहे थे। तो संभवतः पटाखे से ही जो है आग जो है टेंट हाउस में फैली, क्योंकि टेंट हाउस में गद्दे या अन्य सामान ऐसा ज्वलनशील पदार्थ भी होते हैं। कुछ डीजल का स्टोरेज की बात भी सामने आ रही है। इस बात पर भी कहीं ना कहीं जांच की जाएगी, क्योंकि जो फायर कर्मी थे इन्होंने कहीं ना कहीं डीजल भी पाया था कि डीजल का स्टोरेज था और संभवतः यही वजह थी कि 3 घंटे की मशक्कत लग गई आग को बुझाने में। सुबह 4 बजे के आसपास जो है आग पर पूर्ण रूप से काबू पाया गया, जिसके बाद तमाम दमकल कर्मी जो थे वहां से रवाना हुए। सघन इलाका, गढ़ा थाना क्षेत्र का ये सघन इलाका ऋतु कहा जाता है और तकरीबन 5 से 8 हज़ार स्क्वायर फीट में ये गोदाम फैला था। पूरा गोदाम जो है जलकर खाक हो चुका है। तकरीबन 20 से 30 लाख रुपए का टेंट का सामान होने की आशंका जो है जताई जा रही है, जो पूर्ण रूप से नष्ट हो चुका है। जो भी हो, अग्नि हादसे की जांच यहां पर होगी। शॉर्ट सर्किट या पटाखा, ये 2 वजह जो है जांच अधिकारी मान रहे हैं कि इन 2 ही वजहों से जो है आग लगने की आशंका है। इसके पहले भी 3 अग्नि हादसे जो है शहर में दर्ज हो चुके हैं और लगातार कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं सामने आ रही है। तो हल्की सी लापरवाही जो है वो भारी पड़ रही है। दीपावली का मौसम था, अभी भी पटाखों का जो फोड़ने का दौर है रात को देखने को मिलता है शहर के अलग अलग इलाकों में और यही मूल वजह हो सकती है जो इतना बड़ा अग्नि हादसा कल घटित हुआ। कोई जनहानि नहीं हुई, ये अच्छी बात है, लेकिन फिर भी इस प्रकार के अग्नि हादसे ना दोहराए जाएं, इसलिए एहतियातन कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कम से कम ऐसे गोदामों के आसपास होनी चाहिए, ताकि ऐसी अप्रिय स्थिति कम से कम ना बने। जी, बहुत शुक्रिया प्रतीक। मुंबई से बड़ी खबर है। गिरगांव के एक गोदाम में आग लगी, भीषण आग लगी। आग से पार्किंग में खड़ी कई गाड़ियां जलकर खाक हो चुकी हैं। रास्ता खराब होने से देर से पहुंची फायर ब्रिगेड। 5 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। हादसे में कोई घायल नहीं हुआ है। गोदाम में कई वर्षों से ये गोदाम बंद पड़ा हुआ था। आग लगने की जांच की वजह जुटाई जा रही है। ये मुंबई की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आग से पार्किंग में खड़ी गाड़ियां जलकर खाक हुई हैं। देखिए तस्वीरें। रास्ता खराब होने से देर से फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। कोई भी घायल फिलहाल हादसे में नहीं हुआ है। गोदाम कई सालों से बंद पड़ा हुआ था और अचानक से आग लगी। भोपाल से बड़ी खबर है। मदर इंडिया कॉलोनी में गैस रिसाव का पूरा मामला है। नाले के पानी में क्लोरीन घुला है। फिलहाल हालात काबू में हैं। अस्पताल में भर्ती सभी लोगों की स्थिति सामान्य बताई जा रही है। अस्पताल से आज डिस्चार्ज हो जाएंगे भर्ती लोग। क्लोरीन की तेज दुर्गंध, आंखों में जलन, आंसू और सांस लेने की शिकायत थी। गैस रिसाव की खबर से बस्ती में भगदड़ भी मच गई थी।
गैस रिसाव की ये घटना सामने आई है और इससे हड़कंप मच गया। आसपास के लोगों में उनकी तबीयत अचानक से खराब होने लग गई, आंखों में जलन, आंसू और सांस लेने में दिक्कत। और उसके बाद जो है टीम पहुंची जांच पड़ताल की। विश्वास सारंग, मंत्री विश्वास सारंग भी पहुंचे। उनका कहना है अब स्थिति नियंत्रण में है। हालांकि देखा जाएगा, जांच की जाएगी कि आखिर किन ही वजहों से ये ऐसा हुआ है और कार्रवाई भी होगी। ज्यादा जानकारी के लिए अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। अनुराग, गैस का रिसाव हुआ है, लोगों की तबीयत भी अचानक से बिगड़ने लग गई, आखिर कैसे ये रिसाव हुआ और अभी क्या स्थिति है? देखिए, सिलेंडर में लीकेज का ये पूरा मामला था। फिल्टर प्लांट में जो क्लोरीन गैस का इस्तेमाल किया जाता है पानी को शुद्ध करने के लिए, उसी सिलेंडर में ये लीकेज का मामला निकल कर आया था। लेकिन अब इस घटना के कई घंटे बीत जाने के बाद भी हालात बहुत हद तक सुधरे नहीं है, क्योंकि हम मदर इंडिया कॉलोनी में मौजूद हैं। यहाँ पर कल देर रात को जो लोग अपने घर छोड़कर गए थे, उनमें से कई घरों में अभी भी ताले लगे हुए हैं। कुछ लोगों के लौटने का सिलसिला शुरू हो गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज भी इस बस्ती में और शाहजहानाबाद इलाके में, यानी कि इस फिल्टर प्लांट से जिन बस्तियों में पानी की सप्लाई होती है, वहां पर आज पानी की सप्लाई नहीं की जा रही है, क्योंकि जो पानी में क्लोरीन गैस ज्यादा मिला दी गई थी, उसके वजह से जिसकी वजह से लोगों को दिक्कत हो रही थी, उसी पानी को अब छोड़ा जा रहा है, यानी कि नाले में बहाया जा रहा है। और इसी की वजह से आज पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है। लेकिन यहाँ के लोगों की अभी भी शिकायत है कि उनको आंख में जलन हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। और ये वो नाला है जिस नाले का पानी लोगों के घरों के सामने से होकर गुजरता है। और यही एक वजह रही कि जब क्लोरीन के पानी को उसमें मिलाया गया तो अभी भी घर में स्मेल आ रही है सर, और अभी भी घर में है स्मेल आ रही है। और अभी देखिए झाग कितना सारा पीछे, और हम है ना वो नाला हमारे घर के पीछे ही है। नहीं तो अब कल के बाद अब तो थोड़ा हालात सामान्य हो गए। इसलिए अच्छा है कि क्योंकि हम है ना अभी सुबह आए मल्टी में से, अभी सुबह हम आए, रात को बिल्कुल 5 बजे से निकलना। तो अभी भी लोगों को शिकायत हो रही है क्या सांस लेने में कोई शिकायत? गले में खराश है। मेरी छोटी सी लड़की है 10 महीने की, वो भी बीमार थी, वो हम मल्टी चले गए थे भागने। अभी आए ना, अभी भी मतलब स्माइल अभी भी है, घर में हम टिक नहीं पा रहे। हमारा तो पूरा खुला हुआ है पूरी। तो यहाँ पर लोगों को अभी भी इस बात को लेकर शिकायत है। क्या शिकायत है आपको? यहाँ पे सबसे बड़ी बात तो ये हुई है कि रात में जो इन लोगों ने सबसे पहली बात तो सूचना देना चाहिए थी वाटर फिल्टर वालों को कि भाई हम कोई भी काम कर रहे हैं, रिसन हुआ है, कुछ भी चीज हुई है। लेकिन इस तरीके से कोई सिचुएशन नहीं दी गई और रात में काफी लोग परेशान है, पूरी रात हो गई है सबको। तो अभी भी लोगों को खांसी चल रही है, सांस लेने में शिकायत हो रही है। और लोग इस बात को लेकर शिकायत कर रहे हैं कि अभी तक कोई मेडिकल की टीम यहाँ पर नहीं पहुंची है। क्या आप लोगों को शिकायत है? अभी तक हम तो रात को भगे हैं यहाँ से, सब लोग इतना गैस हो रहा था। तो इतने घंटे बीत गए, अब क्या हालात है? आप देख रहे हो ना कि इतनी सांस फूल रही है, खांसी आ रही है। कोई मेडिकल की टीम वगैरह आई आप लोग? अभी कोई नहीं आया, कोई नहीं आया अभी। जिन लोगों को हमीदी अस्पताल में शिफ्ट किया गया था, उनकी क्या स्थिति है? अब उनका हमने देखा ही नहीं है अभी कि वो लेकर गए। अभी जो हो रहा है वही तो अभी कुछ लोग जो हैं वो हमीदी अस्पताल में कल रात को भर्ती कराए गए थे और उनमें से कुछ लोग वापस लौट आए, जिनके घरों में ताले लगे थे वो अब लौटना शुरू हो गए। लेकिन लोगों को यहाँ पर अभी भी इस बात की शिकायत है कि उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, खांसी आ रही है, कई लोगों को उल्टी हो रही है। यानी कि अभी भी लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि यदि मेडिकल टीम आकर यहाँ पर जांच करती तो लोगों के लिए अच्छा होता। तो कल के बाद हालात थोड़े जरूर सुधरे हैं, लेकिन लोगों को इस बात की शिकायत है कि उनको स्वास्थ्य संबंधी शिकायतें अब निकल कर आ रही हैं। जी अनुराग, हालात क्या सुधरे हैं कि लोगों को जो बीमार पड़ रहे थे उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है? बाकी लोगों का क्या होगा जो इतने सारे वहां पर मौजूद है, जिनकी तबीयत लगातार बिगड़ रही है, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं? उनका कहना है कि हमारे बच्चे वो बीमार हैं और बीमार पड़ जाएंगे। आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा अगर कुछ भी वहां पर स्थिति गड़बड़ाती है? तो इसमें कोई संज्ञान ले रहा है क्या? बिल्कुल, देखिए कल मौके पर जरूर प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग यहाँ पर पहुंचे थे और हालात का जायजा लिया था। और उसके बाद उन्होंने कहा था कि ये सामान्य घटना है, जो लीकेज हुआ था उसको सुधार लिया गया है और धीरे धीरे हालात सामान्य हो जाएंगे। और जो गंभीर रूप से बीमार हुए थे, जो बच्चे बेहोश हुए थे, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन इसके आगे की भी ये कहानी है कि लोग अभी भी उस कदम से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि लोग यहाँ पर खास रहे हैं
और कई तरह की शिकायतें यहाँ पर अनुराग, वो जो बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है वो आखिर कितने गंभीर हैं? बहुत ज्यादा गंभीर हैं क्या? कोई बिल्कुल, देखिए हम यहाँ पर लोगों से जानेंगे। कुछ लोगों को कल हमीदी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, कुछ रिपोर्ट है उनकी, अब हालात ठीक है क्या? जी हाँ, अभी थोड़ी हालत ठीक। कुछ मास्क भी बांटे हैं आप लोगों को? नहीं है, यहाँ नहीं बांटे रहे, उधर बांटे रहे। बांटे वहाँ बांटे होंगे, यहाँ नहीं बांटे रहे। जिन लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया, भर्ती करा है अस्पताल में, भर्ती करा हमीदिया में। और कुछ लोग आए थे तो मास्क वगैरह सब बांट के गए यहाँ पर। नहीं तो जिन लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया था वो क्या लौटा है क्या? नहीं, अभी नहीं लौट के आए वो, अभी हॉस्पिटल। 2 बच्चे बताए जा रहे थे बेहोश है। वो बच्चे वही है। तो मेरा लड़का बिल्कुल ठंडा पड़ ये लड़का है, खास को 5-6 उल्टी करी हुई थी उसमें। अब क्या स्थिति है? अब तो वो ठीक है। सर, प्रशासन को तो देखना चाहिए इस चीज को लेकर, कम से कम पहले बताना चाहिए। तो लोगों को इस बात की दरकार है कि कल जिस तरह की शिकायतें निकल कर आई थी, आज मौके पर किसी अधिकारी को आना चाहिए था, मेडिकल टीम को आना चाहिए था। कुछ मास्क जरूर यहाँ पर वितरित किए गए, लेकिन वो भी कुछ ही लोगों को मिले। लेकिन अब लोगों को जिस तरह की शिकायतें हो रही हैं उसकी जांच के लिए अभी तक यहाँ पर कोई नहीं आया है और इसी बात को लेकर यहाँ के लोग अब शिकायत करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक, आप लगातार इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर है। भोपाल से एमपी को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। 73 सीएम राइज स्कूलों की सौगात मिलेगी। 2660 करोड़ रुपए की लागत से 73 सीएम राइज स्कूलों का भूमि पूजन होगा। 29 अक्टूबर को इंदौर में बड़ा कार्यक्रम रखा गया है। सीएम शिवराज ने कार्यक्रम को लेकर समीक्षा बैठक की। 29 अक्टूबर को भूमि पूजन के जरिए सीएम बड़ी सौगात देंगे। कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने के लिए अफसरों को भी निर्देश दिए गए हैं। सीएम राइज स्कूलों का भूमि पूजन कार्यक्रम होगा, बेहतर ढंग से हो, इसलिए भी सीएम ने कहा है। बेहतर व्यवस्थाओं के साथ व्यापक प्रचार प्रसार के भी सीएम ने निर्देश दिए हैं। तिहत्तर सीएम राइज स्कूलों की सौगात मिलने जा रही है मध्य प्रदेश को। 29 अक्टूबर को भूमि पूजन के जरिए सीएम बड़ी सौगात देंगे। 73 सीएम राइज स्कूलों की सौगात। और फरीदाबाद की बात करेंगे। आज गृह मंत्रालय का चिंतन शिविर होने जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह अध्यक्षता करेंगे। चिंतन शिविर में राज्यों के गृह मंत्री, संघ शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और प्रशासक हिस्सा लेंगे। दोपहर 3 बजे गृह मंत्री चिंतन शिविर को संबोधित करेंगे। चिंतन शिविर का उद्देश्य विजन 2047 और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वतंत्रता दिवस भाषण में घोषित 5 प्रण के क्रियान्वयन के लिए कार्य योजना तैयार करना है। शिविर में साइबर अपराध प्रबंधन के लिए इकोसिस्टम विकसित करने, पुलिस बलों के आधुनिकीकरण, आपराधिक न्याय प्रणाली में आईटी के बढ़ते उपयोग, भूमि सीमा प्रबंधन और तटीय सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा से संबंधित अन्य मुद्दों पर चिंतन होगा। साल 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नारी शक्ति की भूमिका महत्वपूर्ण है। चिंतन शिविर में देश में महिलाओं की सुरक्षा और उनके लिए सुरक्षित वातावरण बनाने पर विशेष बल दिया जाएगा। और हमारे साथ शैलेंद्र वांगू जी हैं, नेशनल एडिटर हैं। शैलेंद्र, गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। सभी राज्यों के गृह मंत्री इसमें शामिल होंगे, अधिकारी भी शामिल होंगे कई सारे। आखिर ये मीटिंग कितनी खास होगी, किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी, विस्तार से बताइए। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण बैठक है जिसको चिंतन शिविर कहा जा रहा है और इस चिंतन शिविर को आज गृह मंत्री अमित शाह इसको संबोधित करेंगे दोपहर 3 बजे और कल प्रधानमंत्री मोदी भी इस चिंतन शिविर को संबोधित करेंगे। आपको बता दें, इस चिंतन शिविर में गृह मंत्रालय की तरफ से आयोजित किया गया है और इसमें देश के जितने भी राज्यों के गृह मंत्री हैं उनको इसमें आमंत्रित किया गया है, उसमें आएंगे, शामिल होंगे। और वहीं राज्यों के चीफ जो होम सेक्रेटरीज हैं और जो डीजीपीज हैं उनको भी इसमें शामिल होना है। तो जाहिर तौर पर इस बैठक का मकसद ये है कि जो देश की आंतरिक सुरक्षा है, कोस्टल सिक्योरिटी से लेके लैंड बॉर्डर तक या महिला सुरक्षा की अगर हम बात करें तो इन तमाम पहलुओं पर इन 2 दिनों के अंदर यानी आज और कल इन तमाम पहलुओं पर विस्तृत चर्चा होगी। आपको याद दिला दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 15 अगस्त के संबोधन में मिशन 2047 और 5 प्रण का जिक्र किया था जो कि भारत को एक विकसित देश बनाने की बात की जा रही है 2047 तक, जो कि आजादी का 100वां वर्ष होगा।
तो जाहिर तौर पर इसमें किस तरह से इसमें आगे बढ़ा जाए, किस तरह से इसका एग्जीक्यूशन किया जाए, इन तमाम पहलुओं पर इसमें बातचीत होगी। अगर हम बात करें कार्यक्रम की तो पहले दिन होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा, आग से सुरक्षा, शत्रु संपत्ति जैसे विषयों पर चर्चा होगी और वही कल यानी दूसरे दिन साइबर सुरक्षा, जो ड्रग्स होते हैं, महिला सुरक्षा और सीमा प्रबंधन यानी बॉर्डर मैनेजमेंट जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा होगी। और इसमें माना जा रहा है कि इसमें हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है वो भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। हालांकि कंफर्मेशन अभी तक नहीं है, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह इसको 3 बजे संबोधित करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए वीरेंद्र। धमतरी से बड़ी खबर है, गौरी गौरा जुलूस के दौरान मारपीट और चाकूबाजी, कई जगहों पर मारपीट और चाकूबाजी की घटना सामने आई है। देर रात तक कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज होती रही। अधिकांश वारदात नशे में धुत लोगों के बीच विवाद का कारण बना है। गोवर्धन पूजा की रात गौरी गौरा जुलूस निकालने की परंपरा है। हमारे लिए मुंगेली से बड़ी खबर है, अमोरा गांव में पुलिस टीम पर पथराव हुआ है। जुआरियों पर कार्रवाई करने की मांग की गई है। टीम पर पथराव हुआ, मामले में 9 आरोपी गिरफ्तार हुए। जरहा गांव थाना इलाके की घटना आपको बता रहे हैं। जुआरियों पर कार्रवाई करने गई टीम पर पथराव हुआ, मामले में 9 आरोपी बताए जा रहे हैं। भोपाल से बड़ी खबर है, पीएफआई के 13 सदस्यों की रिमांड पूरी हो चुकी है। आज राजधानी की विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। एटीएस ने जुटाई है अहम जानकारियां। मामले में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। 19 अक्टूबर को 8 दिन के रिमांड पर पीएफआई के सदस्य भेजे गए थे। टेरर फंड और आतंकी गतिविधियों समेत कई मामलों में पूछताछ इनसे लगातार हो रही थी। एटीएस ने 22 सितंबर को पीएफआई के प्रदेश अध्यक्ष अब्दुल करीम बेकरीवाला, जनरल सेक्रेटरी अब्दुल खालिद, प्रदेश कोषाध्यक्ष मोहम्मद जावेद और प्रदेश सचिव जमील शेख को गिरफ्तार किया था। ग्वालियर की बात करेंगे। रेसलर रानी राणा के भाई को गोली मारने का मामला सामने आया है। दिग्विजय राणा को गोली मारने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। बच्चू राणा, धर्मवीर राणा और शेर सिंह गिरफ्तार हुए हैं। हस्तिनापुर पुलिस ने खेत से इन्हें गिरफ्तार किया। 7 लोगों पर हत्या की कोशिश का मामला दर्ज है। बाकी आरोपियों की तलाश लगातार जारी है। रानी राणा के परिवार में जमीन को लेकर विवाद हुआ था और जयारोग्य के आईसीयू में दिग्विजय राणा का इलाज चल रहा है। एक और बड़ी खबर ग्वालियर से आपको बताएं, नवजात की मौत पर हंगामा हुआ है। कमला राजा बाल चिकित्सालय में अटेंडरों ने हंगामा किया। बता दें आपको, अस्पताल के डॉक्टर और सिक्योरिटी गार्ड की मारपीट हुई है। घटना के सीसीटीवी फुटेज सामने आए। लगभग 1 घंटे हंगामा चलता रहा। गुना में पदस्थ सब इंस्पेक्टर पर हंगामा करने का आरोप लग रहा है। कंपू थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। खरगोन की बात करेंगे। ऊन थाना इलाके के जामन्या गांव से जहां कपास चोरी के शक में युवक की गांव वालों ने जमकर पिटाई कर दी। गांव वालों ने पिटाई का वीडियो भी बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया है। पिटाई के बाद गांव वालों ने युवक को पुलिस के हवाले किया। पुलिस ने युवक से बर्बरता करने वालों के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया है।
सतना में पीएम आवास योजना में हुए घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। न्यूज 18 ने किया था। बता दें आपको, खबर दिखाए जाने के बाद हरकत में जिला प्रशासन की टीम आई। प्राथमिक जांच के बाद ये पाया गया कि रहेखवारा पंचायत में 9 हितग्राहियों के साथ धोखाधड़ी हुई, जिसके बाद कलेक्टर के निर्देश पर रोजगार सहायक और तत्कालीन सरपंच सहित ब्लॉक पंचायत समन्वयक के खिलाफ 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वित्तीय अनियमितता की शिकायत प्राप्त हुई थी। इसमें जनपद और जिला स्तरीय जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनके माध्यम से आज जांच की गई। प्रथम दृष्टया शिकायत सही पाई गई है और ग्राम पंचायत में। और इसी के साथ ही मॉर्निंग ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही।